गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे अपने अपने घर में। स्टार्ट करते हैं हमारा इंग्लिश का लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने हमारा फर्स्ट लेसन जिसका नेम था द लास्ट लेसन वो कंप्लीट किया। आज हम करेंगे हमारा सेकेंड लेसन जिसका नेम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसकी राइटर हैं एनिस जंग, जो कि एक इंडियन राइटर हुई हैं। हैदराबाद में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली है और उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर हुए हैं, जिनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर वो भी एक राइटर बनी। तो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका टाइटल था लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और यहाँ पर हमारे इस लेसन में उसने स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब बचपन की, कुछ गरीब बच्चों के बचपन की कहानियाँ बताई हैं। स्टोरी जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट में हमें बताया है रैग पिकर्स के बारे में। रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा उठाने वाले जो होते हैं। तो यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो है रैग पिकर्स में वो है साहिब। साहिब अ स्मॉल बॉय, और उसके साथ उसकी फैमिली है, उसके और फ्रेंड्स हैं। अराउंड 10,000 रैग पिकर्स जो कि ढाका से इंडिया में माइग्रेट होकर आए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान बाढ़ आ जाती थी, जिसकी वजह से उनके घर और खेत वगैरह जो हैं वो पानी में बह जाते थे। इस वजह से वो यहाँ पर इंडिया में आकर रहने लगे। कहाँ रहने लगे, क्या उनकी अर्निंग का सोर्स था, कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो हम इस पार्ट में रीड आउट करेंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। तो ये लाइन साहिब ने कही है कि कभी कभी मुझे गार्बेज यानी कि कूड़े के ढेर में से 1 रुपया भी मिल जाता। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो जो ऑथर है वो यहाँ पर नरेटर भी है। तो वो क्या कह रही है कि why do you do this, I asked साहिब। मैंने साहिब से पूछा why do you do this, तुम ऐसा क्यों करते हो। क्या मतलब कि कूड़ा क्यों उठाते हो, कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ क्यों ढूंढते रहते हो। तो कौन है साहिब। Whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तो ऑथर क्या कहती हैं कि मैंने अपने पड़ोस में हर रोज़ उसे यानी कि साहिब को गार्बेज डम्प्स कूड़े के ढेर में से स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड यानी कि कुछ ना कुछ लाइवलीहुड के लिए कोई ना कोई कॉइन ढूंढने के लिए उसे देखा। whom I encounter मतलब एनकाउंटर होता है आमना सामना होना, मतलब आते जाते मैं उसे मिल ही लेती थी, मतलब मुझे देख ही जाता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहिब ने काफ़ी समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। हियर नॉट ओनली साहिब बट हिज फैमिली ऑल्सो सेट अमिडेस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। कि ढाका के हरे भरे खेतों के बीच उसका घर हुआ करता था, ये कोई ज़्यादा दूर की याद नहीं थी। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। जिसकी माँ उसे टाइम टू टाइम बताया करती है कि there were many storms, वहाँ पर बहुत तूफान होते थे, that swept away their fields and homes, जो कि उनके घरों को खेतों को बहाकर ले जाते थे। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। इसलिए उन्होंने वो जगह छोड़ दी looking for gold in the big city और बड़े शहरों में आ गए। looking for gold मतलब source of earning, livelihood कमाने के लिए, अपनी आजीविका कमाने के लिए जहाँ पर कि वो अब रहते हैं वहाँ आ गए। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बन जाता है कि फ्रॉम वेयर हैव साहिब कम फ्रॉम, कहाँ से आया, वेयर ही लिव्स कहाँ रहता है, वो हम आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू
ही मटर्स लुकिंग अवे। तो दूर देखते हुए उसने राइटर की बात का अब आंसर दिया धीरे से, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। जब ऑथर ने पूछा था ना वाई डू यू डू दिस, तो उसका ये आंसर है आई हैव नथिंग एल्स टू डू, कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड। तो मैंने उसे सिंपली बोल दिया गो टू स्कूल, कि स्कूल जाया करो। हालांकि मैंने ये भी रियलाइज़ किया उसी समय कि ये जो मेरी एडवाइस थी स्कूल जाने की, ये उसके लिए मतलब खोखली थी, क्योंकि अगर वो जा पाता तो क्यों वो यहाँ पर कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहिब क्या कहता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं, जब वो बना देंगे तब मैं जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में उसे ये पूछ लिया कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो हाँ, उसके चेहरे पर बहुत अच्छी मुस्कान थी और वो कहता है हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? तो कुछ दिन के बाद मैंने देखा साहिब ने जब मुझे देखा तो दौड़ते हुए मेरे पास आया और पूछने लगा कि क्या आपका स्कूल तैयार है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. तो मैंने उसे ये आंसर दिया इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। हालांकि मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत दुख भी हुआ कि मैंने उसे एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं था। मैं कौन सा वहाँ पर स्कूल बनाने वाली थी। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world, कि इस तरह के वादे तो उनके खोखले संसार में जगह जगह हो जाते होंगे, यानी कि कोई ना कोई उन्हें इस तरह के प्रॉमिस कर ही देता होगा। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीने जब मैं उसे अच्छे से पहचानने लगी, जान पहचान हमारी हो गई, तो मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब आलम ही अनाउंसेस, और उसने मुझे क्या कहा कि मेरा नेम जो है वो साहिब आलम है। ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स, उसे अपने नेम का मीनिंग नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, कि अगर उसे अपने नाम का मीनिंग पता भी होता कि उसके नेम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी साहिब आलम, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे समझने में, विश्वास करने में काफ़ी मुश्किल होती। मतलब नाम तो उसका है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और काम है उसका रैग पिकिंग का, बहुत ही पुअर है वो। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, कि unaware of what his name represents, कि अपने नाम से अनजान, कि अब उसके नाम का क्या मतलब है उससे बिल्कुल unaware होकर, he roams the streets with his friends, वो अपने दोस्तों के साथ गलियों में घूमता है। an army of barefoot boys, और उसके जो ग्रुप है उसका पूरा, साहिब एंड हिज फ्रेंड्स, उसको कहा गया है आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, यानी कि नंगे पांव घूमने वाले लड़कों की सेना। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, जो कि सुबह मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर हो जाते थे, मतलब सब दिखाई देने लगते थे, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर होते होते सब गायब हो जाते थे, क्योंकि वो ऑथर के नेबरहुड में, पड़ोस में सब पूरा का पूरा झुंड आया करता था कूड़े के ढेर में से कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ दैम, कि कई महीने हर रोज़ जब मैं उन्हें देख रही थी तो सबकी मुझे पहचान हो गई थी। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, कि मैंने उनमें से एक से पूछा
कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, क्योंकि उन्हें कहा गया ना आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, यानी कि नंगे पांव घूमते थे, इसलिए ऑथर ने उनसे पूछा। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने सिंपली आंसर किया कि मेरी मम्मी जो है वो शेल्फ से चप्पल को नीचे नहीं उतारती, उन्होंने ऊपर रखी हुई है, इसलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। तो एक और लड़के ने आंसर दिया कि अगर उसकी मम्मी शेल्फ से चप्पल उतार भी देगी तो भी वो उसे फेंक देगा, पहनेगा नहीं। और जिस लड़के ने आंसर दिया उसने शूज़ पहने तो हुए थे बट वो आपस में मैच नहीं करते थे, एक जूता और था और दूसरा और। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing। और जब मैंने उसे कमेंट किया, वो पूछा कि तुमने ऐसे अलग अलग जूते क्यों पहने हैं, तो he shuffles his feet, shuffles होता है रब करना, मतलब अपने पैरों को छुपाने लगा, रगड़ने लगा और कुछ कह नहीं पाया। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। तो एक तीसरा लड़का जिसने अपनी ज़िंदगी में आज तक कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो उसने क्या कहा, I want shoes, मुझे भी जूते चाहिए। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads। तो ऑथर क्या कह रही है, ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में यहाँ वहाँ घूमने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन, कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, जो कि नंगे पांव घूमते हुए चलते हुए मैंने देखे गली विलेज रोड्स पर, गांव की सड़कों पर भी और शहरों में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन, कि ये कहा जा सकता है कि ज़रूरी नहीं कि उनके पास लैक ऑफ मनी है, पैसे की कमी है, इसलिए वो जूते नहीं खरीदते, चप्पल नहीं पहनते, बल्कि नंगे पांव घूमना, नंगे पांव रहना एक उनका ट्रेडिशन बन गया है, एक उनकी प्रथा बन गई है। आई वॉन्डर इफ दिस इज एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या ये उनका एक बहाना है अपनी गरीबी को दर्शाने का। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। तो ऑथर याद करती है कि मुझे एक कहानी याद आई जो कि उडीपी के एक आदमी ने मुझे सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट। कि जब वो एक यंग बॉय था, छोटा लड़का था, तो वो स्कूल जाया करता था और मंदिर से क्रॉस होके, मतलब आगे स्कूल था, बीच में रास्ते में मंदिर आता था, और उस मंदिर में उसके फादर, उसके पिता पुजारी थे, पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो वहाँ पर कुछ पल रुका करता था ताकि जूतों के लिए देवी के आगे, भगवान के आगे प्रार्थना कर सके। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation। 30 साल बाद मेरा वहाँ पर जाना हुआ, उस टाउन में, उस मंदिर में, जो कि बिल्कुल वीरान बंजर पड़ा हुआ था। In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs। तो वो कह रही है कि बैक यार्ड में, पीछे के आंगन में, जहाँ पर कि नया प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था, रेड एंड वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स वहाँ पर रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। एक यंग बॉय, युवा लड़का, जिसने कि ग्रे यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, सॉक्स और शूज़ पहनी हुई थी, वो हाँफता हुआ वहाँ पर आया और फोल्डिंग बेड रखा हुआ था, उसके ऊपर अपना स्कूल बैग जो है वो रख दिया, फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। तो उस लड़के को देखकर ऑथर कह रही है, मुझे उस दूसरे लड़के की प्रेयर याद आई जो कि देवी के आगे प्रेयर करता था। जब उसे फाइनली पेयर ऑफ शूज़ मिल गया था तो उसने ये प्रेयर की, लेट मी नेवर लूज दैम, कि कभी ये जूते मुझसे खो न जाएं।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और शायद देवी ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, कि अब पुजारी के जैसे बच्चे हैं वो जूते पहना करते थे। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, रैग पिकर्स हैं, कूड़ा उठाने वाले मेरे पड़ोस में, जो कि नंगे पांव रहते थे। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically। तो ऑथर क्या कह रही है आगे कि my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी। तो जो ये barefoot rag pickers, नंगे पांव घूमने वाले रैग पिकर्स थे, उनसे मेरी एक्वेंटेंस होता है जान पहचान, कि जो मेरी जान पहचान थी वो मुझे सीमापुरी की ओर ले गई। सीमापुरी क्या है? अ प्लेस on the periphery of Delhi yet miles away from it। सीमापुरी जो कि दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर है, यानी कि बाहरी इलाकों में हम कह सकते हैं, एज पर, किनारों पर स्थित है ये एरिया। yet miles away from it metaphorically, हालांकि ये कहा गया है कि ये दिल्ली से मीलों दूर है। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है, लेकिन ये जो सीमापुरी एरिया है यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं, प्रवासी लोग हैं, जो कि 1971 में बांग्लादेश ढाका से आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, कि सीमापुरी उस समय एक वाइल्डरनेस मतलब वीरान बंजर एरिया। इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, कि आज भी है बंजर तो, लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers, कि वहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के बने झोपड़ियों में जिनकी छतें टीन या तारपोलिन तिरपाल की बनी हुई थी, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, जहाँ पर कोई सीवरेज नहीं है, कोई नालियों की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड इनेबल दैम टू बाय ग्रेन, कि वहाँ पर लगभग 30 साल से वो लोग रह रहे थे विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बिना किसी इजाज़त के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है और जिस वजह से उन्हें खाना भी, अनाज भी मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि उन लोगों का ये मानना है कि पहचान की बजाय खाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिंदा रहने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। तो ऑथर ने कुछ लेडीज़ का, वुमेन का ग्रुप था, औरतों का ग्रुप, उनसे पूछा कि तुम लोगों ने अपना हरा भरा खेतों वाला या फिर नदियों वाला देश क्यों छोड़ दिया? इतना सुंदर तुम्हारी लैंड थी तो तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? तो वो लेडीज़ क्या कहती? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, कि अगर दिन के अंत तक हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को भरपेट खाना दे सकते हैं, रात को भूखे नहीं सोना पड़ता, वी वुड रादर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, कि यहाँ रहना ज़्यादा बेटर है बजाय कि उस जगह रहना, उन खेतों में रहना जहाँ से हमें
अनाज ही नहीं मिलता। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, कि जहाँ भी उन्हें खाना मिल जाता था वहाँ पर ही वो अपने टेंट गाड़ लेते थे, जो कि उनके टेम्परेरी घर बन जाते थे, अपनी झोपड़ियाँ वहीं पे ही लगा लेते थे। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, कि बच्चे वहीं पर ही बड़े होते थे और उनकी सर्वाइवल, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल का मतलब है उनकी आजीविका कमाने में उनकी हेल्प करते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करना, जिंदा रहना मतलब रैग पिकिंग करना, कूड़ा बीनना, कूड़ा उठाना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, कि इतने साल हो गए उन्हें वहाँ पर रहते हुए, इतने सालों में बहुत ही अच्छा कला का एक नमूना वहाँ पर उन्होंने बना लिया है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, कि उनके लिए कूड़े का ढेर सोने के बराबर है, गोल्ड के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके रोज के खाना कमाने का, खाना लाने का एक साधन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, कि उनके सिर पर छत का एक जरिया है, चाहे वो छत लीक ही क्यों ना करती हो। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए ये जो कूड़े का ढेर और भी बढ़कर है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप। तो ये जो हमारी इस पार्ट की फर्स्ट लाइन थी, आई समटाइम फाइंड अ रूपी, वो यहाँ से ली गई है। तो साहिब जिसकी आंखों में चमक थी वो कह रहा था आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी इवन अ 10 रुपी नोट, कि कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर से 1 रुपया मिल जाता है और कभी कभी 10 का नोट भी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, कि अगर कभी आपको कूड़े के ढेर में से कोई सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का मिल जाए, 1 रुपये का सिक्का मिल जाए, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि आप टटोलना, आप ढूंढना नहीं बंद करोगे, क्योंकि और भी मिलने की आपको होप होगी, आशा होती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, कि ऐसा लगता था कि मानो कूड़े के ढेर का बच्चों के लिए अलग मीनिंग है और उनके पेरेंट्स के लिए अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि बच्चों के लिए तो ये था रैप्ड इन वंडर, कि मिल गया तो भी ठीक है, मिल गया तो उनके लिए एक खजाना है, और नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, कि ये तो उनकी आजीविका का साधन है, अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वो अपने बच्चों के लिए खाना कहाँ से लेकर आएंगे, तो यही बड़ों के लिए था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। तो एक विंटर मॉर्निंग, सर्दी की सुबह, मैंने देखा साहिब को कि एक फेंस्ड गेट होता है, बाड़ वाला गेट होता है, जैसे खेतों के चारों ओर बाड़ लगा दी जाती है, या फिर कोई जैसे टेनिस क्लब होता है, जालीदार उसका जाली लगाई होती है, बाड़ जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से पड़ोस में एक क्लब था जहाँ पर कि कुछ बच्चे, जिन्होंने 2 यंग मैन जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई थी, वो टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो साहिब ने ऑथर से कहा कि मुझे भी ये गेम पसंद है, हालांकि ही हम्स कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, हालांकि वो अपने आप को, कंटेंट होता है यहाँ पे संतुष्ट हो जाना, कि वहाँ पे खड़े खड़े उस गेम को देख कर ही वो संतुष्ट हो रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, तो वो ऑथर को ये भी बताता है कि जब वहाँ कोई नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, कि जो गेट कीपर है वो मुझे झूले झूलने देता है, अंदर जाने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी उस दिन टेनिस शूज़ पहने हुए थे, हालांकि
वो जूते उसकी शर्ट और शॉर्ट्स जो उसने निक्कर पहनी हुई थी अलग अलग रंग की, उससे मैच नहीं कर रहे थे और अजीब लग रहे थे. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. कि जब मैं उससे पूछ रही थी तो उसने एक्सप्लेन करने के तरीके मुझे कहा कि किसी ने ये जूते मुझे दिए हैं. The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them doesn't bother him. कि फैक्ट ये था कि वो किसी अमीर लड़के के डिस्कार्डेड शूज़ थे, मतलब जो फेंक दिए जाते हैं वो जूते थे. पर हु परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर दैम, वो पहनने से इनकार करता था. बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डजंट बोदर हिम, क्योंकि उसमें एक छेद था और अमीरों के लिए एक छेद हो गया तो जूते फेंक देने हैं, नए ले आने हैं. फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू. और साहिब जैसे लड़के के लिए जो कि नंगे पांव घूमता था, तो चाहे किसी जूते में होल है पर जूते मिल गए हैं, वो एक सपना सच होने के बराबर था. बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच. लेकिन जो गेम वो इतनी इंटेंटली मतलब पूरे ध्यान से मगन होकर देख रहा है, वो गेम उसकी पहुंच से बहुत बाहर थी, बहुत दूर थी. दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. तो एक दिन सुबह ऑथर ने देखा कि साहिब जो है वो एक मिल्क बूथ यानी कि जहाँ से दूध मिलता है उस दुकान की तरफ जा रहा है. इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन पकड़ा हुआ है, ढोल कह सकते हैं हम बर्तन दूध डालने के लिए. आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस. तो जब ऑथर ने पूछा कि कहाँ चले, क्या है तुम्हारे हाथ में, तो उसने आंसर दिया कि मैं अब एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, डाउन द रोड की सड़क के नीचे. और वो ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस का मतलब है इशारा करके वो ऑथर को बताता है कि मैं उस दुकान में काम करता हूँ. आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. कि मुझे 800 रुपये वेतन मिलता है और खाना भी मिलता है. डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क. तो ऑथर कह रहे कि मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है. हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक. कि मैंने देखा कि उसके चेहरे से वो केयर फ्री लुक यानी कि जब वो आज़ाद घूमता था, जब वो हालांकि कूड़ा उठाता था पर आज़ादी थी उसके चेहरे पर, कोई फिक्र नहीं थी, तो वो अब हो चुका था. द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर than the plastic bag he would carry so lightly on his over his shoulder. कि जो स्टील का कनिस्टर उसने उठाया हुआ था वो उसे हैवी लग रहा था बजाय कि उस बैग के जो कि वो अपने कंधे पर टांग कर रखता था जब वो कूड़ा उठाता था. द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका खुद का था. द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप. और जो वो कनिस्टर था, बर्तन था, वो दूध जिसमें ला रहा था, वो उस आदमी का था जिसकी वो चाय की दुकान थी यानी कि वो उस मालिक का था. साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर. ये लास्ट लाइन इस पार्ट की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि साहिब अब अपना मालिक खुद नहीं रहा था. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, एक्सप्लेन दिस लाइन, इसे एक्सप्लेन करो. तो इसमें ये आएगा कि when he was a rag picker, तो he was his own master. He has no worries, but now he has to work under the man who owns the tea shop. तो this was the first part of the lesson. तो next part जो है वो हम करेंगे हमारे next lecture में. Till then, bye and have a nice day.